मैं नरेश जी के ऑफिस में पहुंच चुका हूं। आप ये देख पा रहे होंगे उनका पूरा ऑफिस है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, और एक LIC एजेंट का इतना बड़ा ऑफिस मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ उनके अचीवमेंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र का ऑफिस कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एंट्रेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जीवन उमंग का पोस्टर दिखता है, और जैसे ही कस्टमर एंटर करता है तो यहाँ पर उनका LIC का कॉरपोरेट क्लब मेंबरशिप का बोर्ड लगा हुआ है, और फ्रंट में इनका मेन टेलीविज़न है, जहाँ पर क्लाइंट जब यहाँ पर मेन सामने क्लाइंट बैठता है तो क्लाइंट के बैठने के साथ क्लाइंट को फ्रंट में ये टेलीविज़न दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको सेविंग और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस, मान लीजिए उसको वेटिंग यहाँ पर कराई जाती है तो थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर वार्म अप हो जाता है, जिससे उसको इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो उसको फील होगी। उसके सामने, ठीक सामने आप देख रहे होंगे उनके अवार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर उनका अलीगढ़ डिवीज़न का अवार्ड है, LIC चेयरमैन के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, MDRT के अवार्ड्स हैं, ट्रॉफ़ी हैं। वो सारे यहाँ पर जब एक नॉर्मल क्लाइंट देखता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जहाँ से उसको इंश्योरेंस लेने के लिए वो मोटिवेट होता है। सामने कई सारे फॉर्म्स की बुकलेट्स हैं, यहाँ पर उनके जो टीम के लोग जो MDRT क्वालिफाइड हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। यहाँ पर उनके अवार्ड्स हैं, जहाँ पर जो क्लाइंट सामने से देखता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, उसको एक फ़ील आती है कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है। और जब इसके राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर उनका पूरा स्टाफ काम कर रहा है जो सर्विसिंग से रिलेटेड सारा काम देखता है। और यहाँ पर उनके अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं चारों तरफ, जहाँ पर क्लाइंट की शायद मीटिंग होती होगी। शायद ये वो जगह है जहाँ पर उनका अपना ऑफिस है, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं। और टाइमिंग के लिए पूरा एग्जैक्टली यहाँ पर कैबिन्स बने हुए हैं जहाँ पर उनके क्लाइंट्स के लिए मीटिंग होती है। तो ये उनका एक पूरा ऑफिस का एक ओवरव्यू है, आप पूरा देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं गया हूँ नरेश जी के यहाँ पर। नरेश जी का ऑफिस जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें तो हैं। और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंश्योरेंस के, खासकर उन इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जो इंश्योरेंस एजेंसी नई नई जिन्होंने ली है और जो एक अपने स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, जिनको एक क्लियर कट एक रोड मैप जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो कैसे अपनी इस इंश्योरेंस की जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो बट कुछ मेन मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के क्वेश्चंस मुझे कमेंट में आते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक्स बोलने के लिए। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, आप उसके लिए कुछ आइडिया देना चाहें, मतलब जो जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया है, जिनका कोई नेटवर्क नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको कुछ उस लेवल का एजुकेशन स्किल्स भी नहीं है, तो उन्हें अपने काम को स्टार्ट करने के लिए किस टाइप से प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए? थैंक यू कृष्णा जी। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए, हमारे अभिकर्ता बंधुओं के लिए आप इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी ये मेहनत उन अभिकर्ताओं के जीवन में एक बदलाव लेके आएगी और इसका जो फल आपको भी मिलेगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, एक खिलाड़ी को देख के ही खिलाड़ी मोटिवेट होता है, उसका मोटिवेशन का और कोई दूसरा कारण नहीं होता। तो साथियों, जैसा कि पॉइंट पे आता हूँ, श्री कृष्णा जी ने बोला है कि जो हमारे नए अभिकर्ता हैं वो प्रोस्पेक्ट कैसे मेंटेन करें। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा बताने के लिए तो कुछ ज्ञान बांटने जैसा है नहीं, लेकिन एक सिंपल सा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयास और योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। एक तो हमारा कंसिस्टेंसी, इसको बोलेंगे निरंतर प्रयास, और योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। पहले एक कार्य की योजना और फिर उसका जो प्रयास है वो कंसिस्टेंसी हम लोग निरंतर रूप से उसको करें, लगातार करें। तो उसमें कृष्णा जी, ऐसा दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं है फिर आप उसमें सफल ना हो। आप ये इंश्योरेंस को तो हटा दो, यानी कि निरंतर करें, और दूसरा उसको योजनाबद्ध तरीके से, जो भी मिले उसको बताएं। हाँ, सेगमेंट सेलेक्ट करें। उसमें देखो, योजना क्या होती है, ये एक सिलेबस की तरह है। यानी कि अब जैसे मैं अगर सिलेबस में पढ़ रहा हूँ, इसको बोलेंगे MBBS करने के बाद में MD का, और किसी को आपने अभी MBBS में एडमिशन दिलवाया है तो उसको मैं MD का सिलेबस पढ़ रहा हूँ,
तो वो मेरा सिलेबस क्या पढ़ पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि मैं एमडी का नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब, लेकिन एक नए अभिकर्ता, क्योंकि जो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो सीन में क्या है कि वो अपने कार्य को एक तो निरंतर करें और अपनी योजनाबद्ध तरीके से करें, योजनाबद्ध तरीके से उसकी एक योजना बनाएं और फिर उसको कार्य को अंजाम तक लेके जाएं। उस कार्य में निश्चित रूप से आपको असफलताएं मिलेंगी, उनका सामना करो। आप पहले मिलने वाली असफलता की जांच करो, मिली क्यों थी, फिर उस पर कार्य करो अपने विवेक के अनुसार और फिर निरंतर उस कार्य को फिर करो। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर आपकी आंखों में एक ऐसी एक्सरे मशीन होगी कि आप दूर से देख के जज कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे करनी है आपको। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको किसी को फॉलो करने की भी ज़रूरत है नहीं। निरंतर, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिव माइंड, योजना विद प्लानिंग, जो मैं पहले भी बोला था, प्लानिंग, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ये 3 वर्ड हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब कारगर एक योजना साबित हो सकती है, स्टेप साबित हो सकता है। दूसरा एक जो मेन इंश्योरेंस एजेंट्स का रहता है क्वेश्चन, रिबेट को लेकर के, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट, खासकर जो नए इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनका ये कहना होता है कि जो बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं वो हमारी मार्केट अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका उन्हें डर होता है, या फिर वो कहते हैं कि हमारे पास रिबेट देने के लिए नहीं, हम कहाँ से अफोर्ड करें, या फिर क्लाइंट सामने से मांगता है। तो रिबेट का जो ऑब्स्टेकल आता है उसको कैसे ईजिली टैकल किया जा सकता है? बट मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ। आज हम अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं नेक्स्ट जनरेशन, क्या हम उनको डॉक्टर नहीं बना रहे हैं? आज हमारी सिटी में बड़े डॉक्टर हैं जो फेमस हैं, तो नए डॉक्टरों का धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? वो इसलिए बना रहे हैं कि वो एक अच्छे डॉक्टर होंगे तो लोग उनके पास आएंगे। बहुत सारी दफ़े क्लाइंट के क्वेश्चन ये आते हैं हम लोगों के पास में कि सर आपसे हम पॉलिसी क्यों लें, हमारे पास तो पहला एडवाइज़र है, उसको बहुत सारी नॉलेज है। तो मैं पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे को क्या करा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को CA करा रहा हूँ, डॉक्टर करा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ तो फिर क्यों करा रहे हैं, ये तो पहले ही मार्केट में अवेलेबल है, आप क्यों करा रहे हैं? तो जब आप हमसे काम नहीं कराएंगे, आपके बच्चों से काम कौन कराएगा? इसलिए सर न्यू ट्रेंड है, न्यू अपडेशन है, न्यू क्रिएशन है, नई चीज़, नया समाचार, नए लोग मिलना चाहते हैं। आप ऐसे ना सोचिए लोग आपको बात नहीं करेंगे। ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, बट अपडेटेड गोल्ड चाहिए भाई, कैरेट वाला चाहिए। तो हाँ, तो आप 24 कैरेट वाले गोल्ड बनिए, आप वो मत बनिए जो सोना है, वो नहीं चाहिए। वो अपडेटेड क्रिएटिव गोल्ड चाहिए जो हॉलमार्क से हो, तो आप हॉलमार्क वाले बनिए, लोग आपको लाइक करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि इनके और भी कई क्लाइंट्स इनका वेट कर रहे हैं। और मेन सवाल सर लास्ट बस यही है, मान लीजिए कोई एक इंश्योरेंस एजेंट है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में अगर MDRT करना हो, उसको आप एक वाक्य में क्या एडवाइस देना चाहोगे जो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये गाना मेरे को आज भी याद है। ये इसको याद रखिए, ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। MDRT वही है, लिख के लगा लीजिए इसको और बस कुछ मत कीजिए, लोगों को ढूंढना शुरू कर दीजिए और निरंतर कीजिए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे लोगों की संगत, 2-4 MDRT दोस्त बना लीजिए। और ये तो कृष्णा जी इंटरव्यू वगैरह जो बना रहे हैं, इनको देखते रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी MDRT हो जाएगी। ये मेरा नंबर भी शेयर कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान देने जैसे वाला कुछ है नहीं। बस यही है कि पूरा मन लगा दो 100%, मतलब ना खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, वो वाला काम करो सर। तो MDRT से आगे आप जाने वाले हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच नरेश जी, मैं आपको आगे की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नरेश जी से पूछना चाहते हैं, उनका मैं नंबर आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये इंटरव्यू, ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।